नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो किसी संगीन संकट से कम नहीं है। सोचिए, अचानक कोई आपातकाल आ जाए, तब हमारी फूड सप्लाई यानी खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना कितनी बड़ी चुनौती बन जाता है। ये सच में किसी जंग जैसा है। इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि ऐसी क्योटिक यानी उथल-पुथल वाली स्थिति से निकलकर वापस नियंत्रण कैसे पाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम किन किन पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले द इनविजिबल थ्रेट यानी उन खतरों को समझेंगे जो दिखते नहीं हैं। फिर बात करेंगे कि जब हमारे आर्म सिस्टम फेल हो जाते हैं तब क्या होता है। उसके बाद द कोर डिफेंसेस, अचानक आई रुकावटों से निपटने के तरीके, हमारी सप्लाई चेन को मजबूत बनाना, और आखिर में भविष्य की तैयारी के ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, द इनविजिबल थ्रेट। ये एक ऐसा खतरा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा है। जरा एक आंकड़े पर गौर करते हैं। 48 मिलियन यानी करीब 4 करोड़ 80 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सीडीसी के अनुसार सिर्फ अमेरिका में हर साल इतने लोग दूषित खाना खाने की वजह से बीमार पड़ते हैं। सोच कर देखिए, एक साल में इतने लोग। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि क्यों फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इतनी सख्ती से लागू किया जाता है। इन नियम और कानून के पीछे का असली कारण यही बड़ा आंकड़ा है। और इन बीमारियों के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? नोरोवायरस और सैमोनेला जैसे पैथोजेंस का। ये अदृश्य दुश्मन नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं दिखते, लेकिन फूड पॉइजनिंग के सबसे बड़े अपराधी यही हैं। ये हमारी फूड सप्लाई के आसपास लगातार घूमते रहते हैं, बस एक मौके की तलाश में, ताकि संक्रमण फैला सकें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, व्हेन नॉर्मल सिस्टम्स फेल। सोचिए, क्या हो अगर हमारे भरोसेमंद सिस्टम ही अचानक साथ छोड़ दें। आपातकाल यानी इमरजेंसी किसी भी रूप में आ सकती है, जैसे अचानक पावर कट हो जाना, पानी की सप्लाई रुक जाना, फ्लड या बाढ़ आना, आग लगना या फिर पानी का दूषित हो जाना। जब ऐसी कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आती है ना, तो फूड सेफ्टी का जोखिम कुछ गुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे हालात में वो अदृश्य खतरे जिनकी हमने अभी बात की, वो और भी ज्यादा ताकतवर और जानलेवा बन जाते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, द कोर डिफेंसेस। आइए देखते हैं इस केओस से लड़ने के लिए हमारे पास क्या हथियार हैं। यहाँ पर एक बेहद दिलचस्प और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, द डेंजर जोन। ये जोन 41 से लेकर 135 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का तापमान है। और ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यही वो रेंज है जहां बैक्टीरिया और पैथोजेंस सबसे तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, बिल्कुल आग की तरह। इसीलिए फूड सेफ्टी का एक बहुत सख्त नियम है कि गर्म खाने को हमेशा 135 डिग्री या उससे ऊपर रखना है और ठंडे खाने को 41 डिग्री या उससे नीचे। इस रेंज के बीच खाना रखना मतलब बीमारियों को खुली दावत देना। और हाँ, जब खाना पकाने की बात हो तो सिर्फ अंदाज़ा लगाने से काम नहीं चलेगा। हर तरह के फूड आइटम का एक सटीक इंटरनल टेम्परेचर होता है। जैसे सी फूड और पोर्क के लिए 145 डिग्री फ़ारेनहाइट होना ज़रूरी है। वहीं ग्राउंड मीट और अंडों के लिए 155 डिग्री, और अगर पोल्ट्री या बचे हुए खाने की बात करें तो 165 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ज़रूरी है। बस यही वो सटीक तापमान है जहां ये खतरनाक पैथोजेंस पूरी तरह नष्ट हो पाते हैं। यहाँ एक ऐसी गलती है जो अक्सर देखने मिलती है, सैनिटाइजिंग और डिसइंफेक्टिंग को एक ही समझ लेना। लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सैनिटाइजिंग का मतलब है किसी सतह पर मौजूद बैक्टीरिया को घटाकर बस एक सेफ लेवल तक लाना, पर डिसइंफेक्टिंग ये बैक्टीरिया और वायरसेस दोनों पर पूरी तरह प्रहार करता है और उन्हें जड़ से खत्म कर देता है। आमतौर पर जहां खाना रखा जाता है वहां सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता है, पर जो जगह खाने के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती वहां डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है। आपातकाल के दौरान अगर सबसे किफ़ायती और असरदार तरीके की बात करें तो वो है ब्लीच सॉल्यूशन। इसे बनाने और इस्तेमाल करने की एकदम सटीक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, पहला कदम, 1 गैलन पानी में ठीक 1 बड़ा चम्मच ब्लीच मिलाएं। दूसरा कदम, सतह को पहले साबुन से अच्छी तरह धो लें। तीसरा, उस ब्लीच सॉल्यूशन से सतह को 10 सेकंड तक सैनिटाइज करें। और आखिरी कदम, उसे हवा में खुद सूखने दें। संकट के वक्त ये छोटे छोटे कदम गेम चेंजर साबित होते हैं। आप सोचिए, अचानक पानी की सप्लाई बंद हो जाए और नल सूख जाएं तो हाथ कैसे धोएंगे? ऐसे में एक टेम्पररी हैंड वॉश स्टेशन सेटअप किया जा सकता है।
एक बड़े से 5 गैलन वाले थर्मल कंटेनर में कंटिन्यूअस फ्लो वाला स्पिगट लगाएं, साथ में साबुन और पेपर टॉवल रखें और गंदे पानी के लिए नीचे एक बाल्टी रख दें। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सस्ता तरीका है किसी भी वाटर आउटेज के दौरान बेसिक हाइजीन मेंटेन करने का। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की ओर, नेविगेटिंग अक्यूट आउटेजेस, यानी जब अचानक सब कुछ बंद पड़ जाए तब लोकल लेवल पर क्या करना चाहिए। किसी भी बड़े किचन में जब अचानक से बिजली चली जाती है और अंधेरा छा जाता है तो माहौल तुरंत बदल जाता है। और याद रखिए, जैसे ही बत्तियां बुझती हैं टाइम शुरू हो जाता है, एक उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। हर गुजरने वाले मिनट के साथ खाने को खराब होने से बचा पाने की उम्मीद और कम होती चली जाती है। अब इस टिकिंग क्लॉक को समझते हैं। 0 आवर्स यानी वो पल जब बिजली गई। ठीक 4 घंटे बाद रेफ्रिजरेटर की ठंडक कम होने लगती है और फूड सेफ्टी डेंजर में आ जाती है। अगर 24 घंटे गुजर गए और फ्रीजर सिर्फ आधा भरा था तो समझ लीजिए कि खाना खराब होना शुरू हो चुका है। और अगर किसी तरह 48 घंटे गुजर गए तो एक पूरा भरा हुआ पैक्ड फ्रीजर भी खाने को बचा नहीं पाएगा, सब कुछ नष्ट। लेकिन आपातकाल सिर्फ एक किचन तक तो सीमित नहीं रहता, इसीलिए हमारा अगला सेक्शन है सप्लाई चेन रेजिलियंस। बड़े पैमाने पर आपूर्ति श्रृंखला को कैसे लचीला और मजबूत बनाया जाए। अगर इमरजेंसी बड़ी हो और नियमित सप्लायर्स फेल हो जाएं, तो तुरंत कुछ मैक्रो लेवल स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं, जैसे फूड ट्रेसेबिलिटी को मजबूत करना, यानी खाना कहाँ से आ रहा है उसका पूरा ट्रैक रखना, नए सप्लायर्स का तुरंत मूल्यांकन करना, सफर के दौरान ट्रांजिट में खाने के तापमान पर रियल टाइम नजर रखना, सफाई के नियम को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना, और सबसे जरूरी, अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार संपर्क में रहना। ये सारी बातें मिलकर ही सप्लाई चेन को टूटने से बचाती हैं। और आखिर में हमारा छठा और अंतिम हिस्सा, द ब्लूप्रिंट फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि तैयारी ही बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका है। किसी भी संकट का सामना करने के लिए एक इमरजेंसी मेन्यू पहले से तैयार होना चाहिए। एक ऐसा मेन्यू जिसमें ऐसे फूड आइटम्स हों जो आसानी से बन जाएं और जल्दी खराब ना हो। इसके अलावा एक डिजास्टर किट तैयार करना भी बिल्कुल अनिवार्य है। इस किट में एक्स्ट्रा थर्मोमीटर्स, केमिकल टेस्ट स्ट्रिप्स और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और पेपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि जब बिजली नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाएंगे तब यही पेपर वाले रिकॉर्ड्स सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या किसी भी लोकल कम्युनिटी के फूड डिपार्टमेंट्स के पास ऐसे अनजान संकटों के लिए कोई इमरजेंसी मेन्यू या बैकअप सप्लायर्स पहले से तैयार हैं? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिन सिस्टम्स पर हज़ारों लोगों का खाना निर्भर करता है वो आपातकाल में ताश के पत्तों की तरह बिखर सकते हैं। उन्हें और ज़्यादा रिजिलियंट यानी लचीला और मजबूत बनाना वक्त की मांग है। उम्मीद है इस चर्चा से फूड सेफ्टी की अहमियत और उसकी पूरी तैयारी का ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ आ गया होगा।